ओबीसी का प्रदर्शन, विपक्ष का भी मन, सरकार की बड़ी टेंशन, अभी से चुनावी अटेंशन। राजधानी में यह शोर पिछड़ी जाति का है। ये विरोध 27% आरक्षण नहीं मिलने का है और ये प्रदर्शन सरकार के लिए टेंशन तो विपक्ष के लिए किसी मौके से कम नहीं है, क्योंकि पूर्व सीएम कमलनाथ के इस ट्वीट से विपक्ष का मन जाहिर हो जाता है। उन्होंने तो ओबीसी महासभा के इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने में कोई देरी नहीं की। हालांकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने ओबीसी आरक्षण का राग भी छेड़ा था। एक तरह से आरक्षण की चिंगारी में तेल डालने का काम भी उन्होंने ही किया है। कमलनाथ का कहना है कि उनकी सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% तक कर दिया है। मौजूदा सरकार कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं कर रही है। 27% आरक्षण कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। वो 27% आरक्षण गजट नोटिफिकेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी समर्थित कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके स्टे कराने का काम किया और सरकार की तरफ से भी वक्तव्य जो गया है कोर्ट में वो तार्किक नहीं है। उसने जो बढ़ा हुआ आरक्षण था उसको रोक लगाने का प्रावधान किया। ये पूरी तरह से पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ अन्याय है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। ओबीसी महासभा ने कोशिश बहुत की, लेकिन सीएम हाउस घेरने में नाकाम रहे। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। अगर सरकार होश में नहीं आती है तो सब गिरफ्तारी देंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। ये अभी तो छोटा सा एक ट्रेलर है, एक छोटा सा ट्रेलर है। हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि 27% आरक्षण यथावत हो, शीघ्र लागू किया जाए। वैसे ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार और बीजेपी ने भी रुख साफ कर दिया है। वो आरक्षण के समर्थन में है। सरकार का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से इसके समर्थन में है और सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने ये भी तय किया है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े लॉयर हैं उनको बुलाएंगे और पूरी ताकत के साथ 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, ये पक्ष हम उच्च न्यायालय में रखेंगे। मध्य प्रदेश में ओबीसी 50% से ज्यादा है। अब इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में उनकी सियासी भूमिका कितनी बड़ी है। वैसे प्रदेश में जाति आधारित सियासत बहुत प्रभावी नहीं रही है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में जाति ने ऐसा असर छोड़ा कि अब इसकी लत सियासत को पड़ गई है। 2018 में जयस सपाक्स जैसे संगठन ने जाति को मुद्दा बनाया, लेकिन इस बार ओबीसी आंदोलन की राह पर है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मध्य प्रदेश में पिछड़ी सियासत कोर्ट्स में। तो सवाल ये है, क्या मध्य प्रदेश जाति की राजनीति की तरफ उसको ले जाने की कोशिश है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश है? क्योंकि देश का ये हृदय प्रदेश अभी तक अपनी इस छवि के साथ आगे बढ़ता रहा है कि दो दलों की राजनीति की धुरी है ये। यहाँ दो ही दल हैं, चाहे 1980 के पहले जनसंघ रहा हो या उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस। यही दो दल यहाँ राजनीति में जोर आजमाइश करते रहे हैं। बहुत कोशिश हुई, बड़ी कोशिशें की उत्तर प्रदेश के दो दलों ने, बहुजन समाज पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और विंध्य क्षेत्र के कुछ स्थान ऐसे हैं जो बिल्कुल नेबरिंग हैं उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश की सियासत और वहाँ से रोटी और बेटी के भी रिश्ते बेहिचक हैं। लेकिन इसके बाद भी ये दोनों दल, प्रदर्शन उनका ऐसा ज़रूर रहा जिसने ध्यान खींचा, लेकिन ऐसा प्रदर्शन नहीं रहा जो मध्य प्रदेश की बाइपोलर पॉलिटिक्स का चरित्र गड़बड़ कर दे, उसे बिगाड़ दे। जाति की राजनीति की भी कोशिशें बहुत हुई हैं, चाहे आरक्षण की बात हो, सवर्ण आरक्षण की बात हो, समाज के कमज़ोर वर्गों के आरक्षण की बात हो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे दल भी उभरे महाकौशल में, लेकिन ये माना गया कि आरोप भी लगे कि कांग्रेस और बीजेपी ने ही उनकी समाप्ति की पटकथा लिख दी। जयेश जैसे संगठन जब उभरे तब भी ये बात उठी कि साहब फिर एक बार मध्य प्रदेश में वंचित वर्ग के उभार की बात हो रही है, लेकिन ये भी अभी तक कोई बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। अब ये मसला काफ़ी महत्वपूर्ण मसला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 50% या उससे कुछ अधिक ही है पिछड़ा वर्ग, और ये मसला ऐसा है
जो ये बताता है कि इस मसले पर अगर सियासत जमकर होगी तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे पहलू भी उभर सकते हैं जो राजनीतिक नफ़ा नुकसान के गणित पर अपना गहरा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। यही वजह है कि कमलनाथ जी ने कोताही नहीं बरती गवर्नर से मिलने में और इस इशू को इस तरह से देखने में कि हमने तो किया, बीजेपी ने ठीक नहीं किया। और बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि हम इस तरह से आगे बढ़ें कि कोई ऐसी बात कह ना सके, कांग्रेस ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति विश्लेषण करने बैठे इसका कि इसमें बीजेपी की कहीं कोई गलती है। तो आज एक बार फिर इस मसले पर जो ज़ेरे बहस है कि क्या इसका फेट आगे जाके डिसाइड होगा, और वो निश्चित तौर पर न्यायालय की पृष्ठभूमि और न्यायालय के फ्लोर पर ही होने की संभावना अधिक दिखती है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करता हूं सर। हमारे साथ हैं हितेश वाजपेयी जी, बीजेपी के युवा नेता और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरमैन, उनका भी स्वागत। और चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के सीनियर लीडर, उनका भी बहुत स्वागत मैं करता हूँ। दिनेश जी, किस तरह देखते हैं आप इस इशू को और किस तरफ ये मध्य प्रदेश की राजनीति में, सियासत में आपको आगे बढ़ता दिख रहा है? शरद जी, जाति और आरक्षण और फिर राजनीति जो है, इसको हम 1998 के राजनीतिक घटनाक्रम से देखें। जब दिग्विजय सिंह जी ने जब दूसरी बार उनको सत्ता मिली थी तो एक जो है उन्होंने दलित एजेंडा, उनका जो घोषणा पत्र था, फिर उन्होंने अलग अलग जगह SC ST को आरक्षण दिया, ठेकों में भी दिया, सब दिया। लेकिन वो उनका कार्ड है वो 2003 में फेल हो गया था जी। जो ये बताता है कि जो राज्य का चरित्र है, राज्य के लोगों का जो चरित्र है, वो इस तरह के ध्रुवीकरण के पक्ष में नहीं रहता। देखिए, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, आरक्षण उनको मिल ही रहा था, तब भी मिल रहा था, लेकिन आपने एक उसको राजनीतिक स्वरूप देने की कोशिश की तो आप जो है उसका नुकसान हो गया। तो आप जब इस 27% पर आप जा रहे हैं तो आप देखिए क्या कांग्रेस पार्टी ने 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में इसको कोई बहुत कमाल दिखा पाया क्या? ये मुझे लगता है कि इस पर कोई उन्होंने बात भी नहीं की जी। क्योंकि ये जो है उनका जिस तरह से उन्होंने कोशिश की कि एक लाइन खिंच जाए लोगों के बीच में और लोगों की महत्वाकांक्षा जाग जाए, तो उससे ज़्यादा इसमें कुछ मकसद दिखाई नहीं देता। क्योंकि जो संवैधानिक हो, कानूनी हो, जो चूँकि अदालत में मामला लंबित है और उनको बताना है कि ये 50% के ऊपर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को मिलेगा, सामाजिक रूप से मिलेगा, क्रीमी लेयर का क्या होगा, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो अभी जो है इस पूरे आंदोलन का, मुझे लगता है इसका कोई औचित्य भी अभी नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट तक सरकार कह रही है हम जाएंगे तो फिर वहीं का इंतजार करें, तो फिर उसके राजनीतिक क्या नफ़ा नुकसान होना है वो लोगों को समझ में भी आएंगे। लेकिन इससे आप भी इनकार नहीं करते हैं कि आगे जाकर ये मध्य प्रदेश की सियासत का एक अहम मसला बन सकता है। बिल्कुल, देखिए जो अहम मसला तो वो हो ही जाता है। जहाँ भी आप एक 14 से एकदम 27 करेंगे तो लोगों की इच्छाएं जब जागृत होती है, महत्वाकांक्षा जब जागृत होती है, तो फिर वो उसका नतीजा बहुत सकारात्मक नहीं होता। शरद, बिल्कुल। और इसका दूसरा पहलू ये है कि आप आरक्षण के एक सिरे को लेकर आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरा सिरा है वो भी महत्वाकांक्षाओं के साथ जागृत होता है और वो भी बात करता है कि हमारे हक में या हमारे राइट्स में आप क्या करने जा रहे हैं। चौधरी साहब, कांग्रेस ने फिर इस इशू को टेकअप करने की कोशिश की है। कई बार मन करता है कि सियासत से ये कहा जाए कि कुछ मसलों पर सियासत वाला नफ़ा नुकसान का वो गणित जो है उससे दूर रह जाइए, क्योंकि ये समाज के ढांचे पर भी बहुत चोट करता है और हमारे ताने बाने पर भी एक प्रहार करता है। लेकिन ये सब कपोल कल्पना है। बहरहाल, कांग्रेस फिर उठा रही है इस मसले को, क्या कहना है कांग्रेस का, किस तरह देखते हैं आप? एक बेहद गंभीर और संजीदा राजनेता हैं, तो हम एक उसी तरह की अपेक्षा आपसे रखते हैं। जी हाँ, त्रिवेदी साहब जी, आदरणीय दिनेश गुप्ता साहब ने जो बात कही वो बहुत सही जगह से उठा के लाए कि दिग्विजय सिंह जी ने एक बार दलित एजेंडा लागू करने की बात की जी। दो नजरिए हैं। एक नजरिया है कि हम 50% उन पिछड़े लोगों को जो इस राज्य के मूल निवासी हैं उनका आर्थिक स्तर सुधारने की बात करना चाहते हैं, और दूसरा नजरिया है कि जो आज देख रहे हैं कि इस पर राजनीतिक रोटियां सेकनी। अगर राजनीतिक रोटियां सेकने की बात होती जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं फिर कोशिश करूंगा कि उसको जब तक वो दुरुस्त हो जाए तो हम आपको अच्छे से सुन लें। आप जब तक डॉक्टर हितेश वाजपेयी,
चौधरी साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही। चौधरी साहब, अगर आप सुन पा रहे हो मुझे, तो आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही हम तक। म्यूट हो गया। हाँ, मुझे लगता है कुछ तकनीकी इसमें दिक्कत हुई है। जी डॉक्टर हितेश वाजपेयी। देखिए, मैं तो 2-3-4 विषय बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ। जहाँ तक अदालत का प्रश्न है, क्योंकि अदालत का ही ये प्रश्न है, मामला लंबित है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, तो हम समझ सकते हैं कि जो फैसला अदालत का आएगा उसको हम मानेंगे। लेकिन इसके पीछे की राजनीति बड़ी चतुर और चालाक है शरद जी। और आपने क्या किया है, राजनेताओं से आप फलादेश की अपेक्षा कर रहे हैं, जो बहुत ही कठिन काम आप कर रहे हैं साहब। मैं आपकी साहस को दाद दूंगा कि 3 दशक की आप पत्रकारिता करने के बाद भी ये उम्मीद रखते हैं कि मैंने कपोल कल्पना शब्द का इसीलिए प्रयोग किया था कि राजनीति में जाति के दंश का कोई इलाज आपको मिल जाएगा, जो बहुत कठिन है। मतलब वंश का इलाज और जाति के दंश का इलाज, राजनीति से इन दो की अपेक्षा करना बहुत कठिन काम है। तो ये कैसे है? तो देखिए, हम सब बहुत अच्छे से जाते हैं 36+14, ये 50% का मध्य प्रदेश का गणित है। जो स्पेशल राज्य हैं, विशिष्ट राज्य कहलाते हैं, जहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या एक सीमा से अधिक है या अनुसूचित जनजाति की अधिक है, उन राज्यों में रिलैक्सेशंस किए गए हैं इस विषय को लेके, वो भी सुप्रीम कोर्ट में बहस के बाद। शरद जी और दिनेश जी, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। बाकी जो सामान्य राज्य हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका 50% ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि भाई आप इसको बढ़ाओगे तो आप दूसरे का हक छीनोगे। साधारण सी बात है, क्योंकि है तो सभी समाज के ही लोग हैं। तो इसको रखते हुए लंबी बहस चली और इसको करके किया। उसके बावजूद भी आप सोचिए, ये सब 12 बजे जैसे फैसले लिए गए ना, सत्ता जाती उस टाइप के फैसले हैं ये, कि बांट दो। और इसीलिए आज आपने देखा होगा ये 100-200 लोग टोपी लगा के चल रहे थे। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कमलेश्वर पटेल, ये आपको कहीं से पिछड़े दिखते हैं साहब, सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं साहब, शिक्षा माफिया के रूप में पूरे क्षेत्र में जाने जाते हैं, और आज से नहीं है, 2-3-4 पीढ़ियों से जाने जाते हैं। तो आप समझिए इस पूरे विषय की केमिस्ट्री को। क्रोनोलॉजी तो देश समझ रहा है, केमिस्ट्री भी समझिए आप, कि इन्होंने कांग्रेस को पीछे रखा है, क्योंकि इनको क्या लगता है कि हम यदि खुलकर सामने आ गए, और मैं तो कहता हूं, आमंत्रित करता हूं, यदि आप खुलकर इस विषय में सामने आ जाए तो देश को पता तो लगे कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के समर्थन में किस हद तक जा सकती है, तो जिसमें बाकी वर्ग भी सोचेंगे इस बात को लेकर। बस 10 सेकेंड सर, मैं बड़े उससे उनको सुनना चाहूंगा, क्योंकि बड़े ख्यात विधि विशेषज्ञ हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि तो कांग्रेस क्या है, केवल एक चतुर राजनीति करने का इसके पीछे प्रयास कर रही है। बाकी इंटेंशन उनका बहुत क्लियर है, उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि 50% आरक्षण की सीमा क्रॉस नहीं होती। 36+14 के हिसाब से वो सेट है। आप उच्चतम न्यायालय जाइए, हम अपने तर्कों को रखें, सब रखें, लेकिन न्यायालय इस पर डिस्कशन लंबा कर चुका है। तो इस पर कोरी राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। बीजेपी का कहना है चौधरी साहब, कोरी राजनीति है, और राजनीति में जब सुप्रीम कोर्ट की पिछली रूलिंग्स ये बताती हैं कि 50% से अधिक आरक्षण के ताने बाने कोई नहीं छिन्न भिन्न करेगा, बल्कि सामाजिक परिवेश और सामाजिक हमारी जो एक इंटेग्रिटी है उसके लिए भी चैलेंज बनेगा। ऐसे में ये मांग क्यों, ऐसे ये पक्ष और ये आरोप भी है बीजेपी का कि आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कांग्रेस पूर्ति करने के लिए अंतिम समय में, जब मध्य प्रदेश में सत्ता से वो जाने वाली थी, तब उसने ये फैसला लिया। जी पहले तो मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, मैंने बात बिल्कुल, आप पूरी बात कहें सर, पूरी बात कहें, और बीच में इंटरप्ट ना करें आदरणीय की बड़ी महती कृपा होगी मुझे। मैं डॉक्टर हिमांशु शरद भाई, मैं दिनेश गुप्ता साहब को सुन रहा हूँ, और उन्होंने बात को सही जगह से उठाया कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने दलित एजेंडा बनाकर दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए काम करने के लिए निर्णय लिया। राजनीतिक निर्णय कुछ भी आए, लेकिन ये इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस 50% मध्य प्रदेश में रहने वाले अतिरिक्त पिछड़े और पिछड़ों के लिए चिंतित है, उनका वाजिब हक है। इसको जो हम लेके आए दिग्विजय सिंह के समय, राजनीतिक निर्णय कुछ भी हुआ, आज आपको ये लगे कि राजनीतिक निर्णय कर रहे हैं, राजनीतिक बात कर रहे हैं, जी नहीं, ये उनका हक है। जो 50% लोग हैं उनको 14 से 27% आरक्षण देना चाहिए, और ये माननीय कमलनाथ जी ने इसका निर्णय लिया और इसका नोटिफिकेशन हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्थिति इसमें स्पष्ट करना चाहिए। सहमत है। 15 वर्ष अब मैंने निवेदन किया है कि अब मौका मिले तब बोले। जी की बाइट नहीं देखी आप अपनी आदत से बाहर नहीं आते। नहीं सर, आप क्या दांव पेच लगाते तो थोड़ा सा खत्म करना पड़ता है उसको। सहमत है। चलिए प्लीज। मेरा अनुरोध यह है कि आपको 15 वर्ष मिले
15 वर्ष में आपके जहन में इन पिछड़ों के लिए, इन 50% मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए एक बार भी हुक नहीं उठी? एक बार भी आपके मन में ये जहन नहीं आया कि हम इनका हक दिलवा दें? इनकी जनसंख्या इतनी है। नहीं आया था सर, फिर साहब बोल रहे हैं कि आप बीच में, यही परेशानी है। बता रहा हूँ, 55 आपको भी नहीं आया था। प्लीज आपको जब मौका मिले तब बोलिए डॉक्टर साहब, थोड़ा सा पेशेंस रखने की कोशिश करिए। आप विद्वान है, डॉक्टर, आपका छोटा भाई रख रहा हूँ, प्लीज करिए। इसमें दो राय नहीं। तो मेरा कहना ये है द्विवेदी साहब कि 15 महीने आपको मिले। शिवराज सिंह जी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। अगर ये अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन पे ये कह सकते हैं कि कोई माई का लाल ये रिजर्वेशन नहीं हटा सकता शिवराज सिंह के रहते हुए, तो क्या आदरणीय कमलनाथ जी का जो निर्णय हुआ 27% करने का पिछड़े वर्ग के लिए, अति पिछड़ों के लिए, तो क्या शिवराज सिंह जी को आज ये नहीं कहना चाहिए कि कोई माई का लाल नहीं हटा सकता, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, हम मुख्यमंत्री हैं, हम उनके हित में लड़ेंगे? आज इसको आप राजनीतिक बात कह रहे हैं। मैं दूसरे, आप मना कर रहे हैं। अभी हाल ही आपकी डिबेट सुनी हमने, सर भूपेंद्र जी आपने कहा कि ये हो नहीं सकता, फलाना नहीं। अरे भाई, भूपेंद्र जी का बयान सरकार का लीजिएगा। सरकार ने ये प्रतिबद्धता तो जताई है चौधरी साहब कि हम इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के हम लेकर कानूनी पक्ष के साथ हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और हम इसके पक्ष में। शरद भैया, मैं यही प्रश्न करना चाह रहा हूँ जी। इतने महीने हो गए, 18 महीने आपको सरकार में आए हुए, और निर्णय था 18 महीने पहले कमलनाथ जी का कि 14 से 27 पर रोक सर अदालत ने लगाई है। अब साहब फिर नहीं बोलने दे रहे। नहीं, आप बोलिए चौधरी साहब। अब इनको क्या बताएं, भाभी जी जज हैं, इन्हें ये नहीं मालूम हाई कोर्ट ने रोक लगाई है, आप सुप्रीम कोर्ट सीमान कब नहीं जा रहे? उसमें क्यों नहीं जा रहे? जा रही है ना, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में अच्छा वकील खड़ा कर रहे? जा रही है सर, सरकार जा रही है। कब जाओगे साहब? आपत तो यही है सर। आपने 15 महीने लिए थे इस फैसले को लाने में, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। फिर बोल रहे नहीं, आप बोलते रहिए। जी जी। वाजपेयी साहब की आदत। खैर, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, वो भी अपना धर्म निभा रहे हैं सर, आप भी अपना धर्म निभा रहे हैं। जी, कोई राजनीति का इसमें कोई बात नहीं है। कांग्रेस ने निश्चल भाव से और पिछड़ों के हित में निर्णय लिया है, और कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है, और ये कांग्रेस की प्रतिबद्धता है कि हम उनका अधिकार उनको दिलवा के रहेंगे। मध्य प्रदेश के 50% पिछड़ों के लिए कांग्रेस पूरी लड़ाई लड़ेगी और हम उनका हक दिलवाते हैं। चलिए, बीजेपी ने पूरी प्रतिबद्धता आपके साथ खड़े रहने के लिए इस मसले पर दिखाई है। सर चौधरी साहब के सम्मान में कह दूं सर, बहुत अच्छे से पक्ष रखते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है चौधरी साहब कि आप व्यासपीठ से वकालत करते हैं, बड़ा आनंद आता है सर। ये देखिए, ये एक बड़ी बिल्कुल ठीक बात है। मेरा सौभाग्य, मैं व्यास ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ हूँ। चलिए देखिए, जाति का कहीं ना कहीं संदर्भ गूंजी उठता है, लेकिन ठीक है, इसको किसी और रूप में ना देखा जाए, क्योंकि जाति जो है वो कोई बड़ा परिप्रेक्ष्य, ये हमारी सनातन परंपरा भी कहती है कि जाति तो सिर्फ मनुष्य ही की है। ये वर्गीकरण है, इस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे विस्तार से, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस जाति ने पीड़ाएं भी बहुत दी हैं समाज के वंचित वर्ग को भी। शोषण की कई अनेक कहानियाँ भी उपजी हैं, जो भी उनकी पृष्ठभूमि हो। दिनेश जी, प्रश्न ये है कि इस मसले में कई कानूनी रोशनियाँ भी हैं, जो अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट्स के फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मसला जाता है तो निश्चित तौर पर वो राज्यों की रूलिंग्स भी देखते हैं, फिर उस संबंधित राज्य से जहाँ से ये मसला आया है वहाँ पॉपुलेशन और उसमें कास्ट के फैक्टर को भी देखते हैं, किसका क्या प्रतिशत है, और फिर उसका जो एक वैलिड पॉइंट जिसको आप कहते हैं न्यायिक भाषा में, उसको देखा जाता है कि क्या उचित होगा। अब ये सारी प्रक्रिया तब तक, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की पुरजोर कोशिश होगी कि ये एक ऐसा मसला बने जिसको वो कुछ इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश आरंभ से ही है कि बीजेपी ने इसमें बहुत रुचि लेने की कोशिश नहीं की? तो आपको लगता है कि ये मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल एरेना का एक सब्जेक्ट हो सकता है? आगे तो जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा वो वेलकम होगा ही उसका, लेकिन उसके पहले तक ये कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि इसको एक मसले में बदल दें। शरद जी, देखिए, कांग्रेस की एंट्री तो हमने देखी आज, जो है जो भी उनका प्रदर्शन था, तो कांग्रेस फ्रंट पर आई है। निर्णय लेने के बाद भी वो कई महीने फ्रंट पर नहीं रही, तो स्वाभाविक तौर पर उसकी जो नीयत है उस पर सवाल खड़े हुए थे।
आज भले ही कमलेश्वर पटेल आए, हो सकता है यदि कांग्रेस की मंशा साफ थी, पूरी कांग्रेस पार्टी भी वहाँ खड़ी हो सकती थी और ये कॉल कांग्रेस पार्टी की भी हो सकती थी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट, क्योंकि जो चीज़ व्यवहारिक नहीं है शायद मुझे लगता है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इसको एक मुद्दा नहीं बनाया था। जो जिस तरह से मुद्दा, जिस तरह से निर्णय लिया गया कि आपने एकदम उठा के रातों रात 14 से 27% करने का कर दिया, उसमें आपने जिस कानूनी पहलुओं की बात कर रहे हैं, जब कोर्ट डिसाइड करता है तो समग्र रूप से करता है। आप आर्थिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है, किस तरह का पिछड़ापन है। आप देखिए कि SC ST में क्रीमी लेयर नहीं है, लेकिन OBC में क्रीमी लेयर है। तो जब आप 27% पर जाएंगे, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप आबादी के अनुपात में आप देना चाहिए। कमीशन की एक रिपोर्ट थी, एक महाजन कमीशन की, जिसमें ये था कि 27% दिया जाना चाहिए, जिसके आधार पर ये बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में होना चाहिए। लेकिन उसके जो आज की जो स्थितियां हैं, तो आपको एक आर्थिक सर्वेक्षण की भी आवश्यकता होगा जातियों की, कि कितनी आपको आवश्यकता है कि नहीं है। क्योंकि आर्थिक में जब जाएंगे, जैसे हमने देखा था एक निर्धन जो गरीब सवर्ण है उनके लिए भी आरक्षण की बात हो रही थी। तो अलग अलग जिस तरह से आप आरक्षण को लॉलीपॉप की तरह यूज कर रहे हैं, वो कोई बहुत ज्यादा राजनेताओं को लाभ देने वाला नहीं। मैं आता हूँ हितेश जी, पहले राकेश जी से समझ लूँ इस बात को। चौधरी साहब, OBC के एक नेता के नेतृत्व में ये प्रदर्शन, कमलेश जी के नेतृत्व में ये जो प्रदर्शन हुआ, इससे आपके बड़े नेताओं की मैं दूरी नहीं कहूँगा, लेकिन अभी जैसे उन्होंने भी टेस्टिंग, एक ट्रायल किया है कि अभी कमलेश्वर पटेल जी जाएं और उनके नेतृत्व में, ऐसा भी नहीं कि बहुत भारी भीड़ तामझाम एक ऐतिहासिक प्रदर्शन करने की नीति हो। क्या आप भी कॉशियस हैं? अभी काफ़ी सारे इसके रिव्यूज़ देख रहे हैं, विवेक तनखा जी के साथ भी एक सिटिंग होगी, तमाम चीज़ों को देखने समझने के बाद ही आप बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लगा ऐसा ही अभी। देखिए, जब निर्णय कांग्रेस ने लिया, कांग्रेस की सरकार ने, जी, तो पूरे मन योग से लिया है पिछड़ों की मदद करने का और उनको आरक्षण दिलवाने। मैं अभी आदरणीय दिनेश भाई की बात सुन रहा था कि अचानक ये क्यों प्रदर्शन होने लगे। मेरे भाई, मध्य प्रदेश में 18 महीने हो गए बीजेपी की सरकार को। जब से सरकार बनी है तब से कोरोना मध्य प्रदेश में रोज नया नया कानून लागू है, लोग 144 धारा लगी है, तो कांग्रेस प्रदर्शन नहीं कर पाई या पिछड़े वर्ग के लोग प्रदर्शन नहीं कर पाए, उसके पीछे बड़ा लीगल फैक्ट। नेता क्यों नहीं गए, पूछ रहे हैं। हम इसको राजनीति से नहीं लेंगे जी, हम इसको राजनीति से नहीं लेंगे, हम उनको पिछड़ों के हित में लेंगे, पिछड़ों के अधिकार में लेंगे, और उसमें अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कांग्रेस खुल के उसमें पिछड़ों के लिए प्रदर्शन करेगी। और जहां तक लीगल एक्सपेक्ट की बात करें, देखिए द्विवेदी साहब, लीगल एक्सपेक्ट तो कोर्ट में डिस्कशन होता है, और कोर्ट में अगर डिस्कशन होगा, मध्य प्रदेश की सरकार स्टे के खिलाफ, हाई कोर्ट के खिलाफ दिल्ली जाएगी, अच्छा वकील खड़ा करेगी, तो मैं समझता हूँ फिर अंतिम सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो शिरोधार है ही। लेकिन इनकी जो मनय स्थिति है, इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो अंतरात्मा है, वो इस केस को हाई सुप्रीम कोर्ट में प्ली करने की शिवराज सिंह सरकार की नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। चलिए जी, डॉक्टर वाजपेयी। चलिए शरद जी, आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, चौधरी साहब भी बहुत पॉजिटिव हैं और हम लोग तो हैं ही इस आरक्षण के विषय को लेके। चौधरी साहब का कहना है हम लोग तो बिल्कुल आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो मेरे दो सुझाव हैं साहब कांग्रेस के लिए, यदि मान्य हो जाएं, और दर्शक और OBC वर्ग के लोग भी इस डिस्कशन को देख रहे होंगे। दो सुझाव बड़े साधारण से, सुप्रीम कोर्ट के लिए तय कर दें कि उसी में आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ मैं उसी पे। तो कांग्रेस अपने मान लिया, एग्रीड, आपका ये सुझाव स्वीकार है, और कांग्रेस अपने 4 वो सबसे बेहतर वकील देगा जो आतंकवादियों तक के लिए उनके समर्थन में खड़े हो जाते थे, ये कांग्रेस निःशुल्क अपनी तरफ से सरकार को दिए जाएंगे। यदि इसका कांग्रेस मानने के लिए तैयार है, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, विवेक तनखा हो, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, सरकार उनके साथ हम तो खड़े करेंगे। सरकार पिछड़ों के लिए वकील फ्री में लेना चाहेगी। सर थोड़ा सा आप भी 2 कदम आइए ना, आप रिजेक्ट कर दीजिए कि नहीं हम नहीं आएंगे, ठीक है, हमें कोई दिक्कत, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दूसरा सुझाव करोगे पिछड़ों के लिए, सर आपका, आप सोच तो लीजिए सर, हमने ऑफर दिया, आप भी आइए, हम भी अपन लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठे होकर, जरा आप भी हिम्मत दिखाइए। और दूसरी बात, आज के इस प्रदर्शन में आपके शहर के ही सारे OBC नेता क्यों नहीं गए, क्यों उन्होंने दूरी बनाई इससे? भाई आप सोचिए, शहर में सब लोग हैं, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, 4 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, फलाने अध्यक्ष, डेकान, सब लोग रहते हैं वहां पे, और आप देखेंगे इस प्रदर्शन में खाली कमलेश्वर पटेल के और उनके 200 लोगों का होके रह गया। तो ये आपका कमिटमेंट है इनको लेकर, तो ये खेल है साहब, ये खेला करने का प्रयास है। एक आपने तटस्थ दूरी बना रखी इस विषय से, क्योंकि आप जानते हैं आप खुद गलत है। ये बड़ा एक अलग तरह का। जी चौधरी साहब, जल्दी से कुछ सेकंड्स में। जी
बस कुछ ही सेकंड में मैं आदरणीय वाजपेयी साहब से भी एक अनुरोध करना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि ये 27% आरक्षण के पक्ष में है, तो एक रेजोल्यूशन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी का करवा दें और उसको हमें भेज दें या कहीं भी पब्लिश कर दें। सर भूपेंद्र सिंह जी की बाइट है, आप शरद जी से ले लीजिएगा। सरकार का, हमारी सरकार है, कार्यकारिणी की बात कर सर हमारी सरकार है, हम कह रहे हैं। अरे मैं संगठन की बात कर रहा हूँ। चलिए सर, चलिए सर आप 4 वकील भेजिए ना वो आतंकवादियों के लिए जो खड़े होते हैं। चलिए जरा हमारे साथ ये एक अलग ओबीसी के पक्ष में भी आए। फिर कभी बहस कर लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, जिस शब्द का डॉक्टर वाजपेयी ने प्रयोग किया, खेला होबे, ये शब्द पश्चिम बंगाल के चुनाव के साथ देश में मीडिया को मिला, आम व्यक्ति को मिला और इसका खूब प्रयोग हुआ। ठीक है, बांग्ला में नवरात्रि में सिंदूर खेला, ये एक बड़ी परंपरा है और मैं कोई बांग्ला भाषी नहीं हूँ कि बहुत उस पर अधिकृत तरीके से रोशनी डालूं। लेकिन राजनीति में अक्सर हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी खेला होवे, और ये खेला होवे एक धार्मिक रिचुअल के तौर पर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अनुकूल है, हमारी परंपरा हमारी जड़ों से जुड़ता है। लेकिन राजनीति में जब ये आ जाता है तो वहाँ धार्मिक और धार्मिकता से जुड़ा मसला नहीं रह जाता है। ये लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करने का, कटुता पैदा करने का मंच जानबूझकर या स्वाभाविक रूप से बनता चला जाता है। और ये जो खेला होता है साहब, ये खेला किसी के हित में नहीं होता, ना आम जनता के, ना राजनेताओं के, ना राजनीतिक दलों के और ना देश के। तो एक विचारणीय पक्ष ये तो है कि सियासत है तो सियासत होगी, लेकिन इस तरह का खेला कब तक होगा साहब, ये एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी और धन्यवाद चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी। नमस्कार।